तो बात है 12 नवंबर सन 1996 की, जब दो फ्लाइट, जिसमें से पहली फ्लाइट कजाकिस्तान से दिल्ली एयरपोर्ट आ रही थी, वहीं दूसरी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर सऊदी अरेबियन के लिए तैयार हो रही थी जाने के लिए। इसके बाद में जो दिल्ली एयरपोर्ट पर फ़्लाइट तैयार हो रही थी, उसको परमिशन मिल जाती है कि वे वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। जो फ़्लाइट है वह टेक ऑफ करती है और कुछ समय बाद जो फ़्लाइट है वह 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँच जाती है। इसके बाद में जो कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट है वो भी वहाँ से आ रही होती है और दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचने वाली होती है। कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट से संदेश दिया जाता है कि वह 15,000 फीट पर रहे। वहीं जो अपनी सऊदी अरेबियन वाली फ़्लाइट जो दिल्ली से टेक ऑफ करी थी, उसको परमिशन मिलती है कि वह 10,000 फीट पर रहे। तो दिल्ली वाली फ़्लाइट जो है 10,000 फीट पर फ्लाई कर रही होती है। कुछ समय बाद जो सऊदी अरेबियन वाली फ़्लाइट है जो दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ करी थी, ATC से जो है परमिशन मांगी कि क्या हम 14,000 फीट पर जा सकते हैं। बस जो सऊदी अरेबियन वाली फ़्लाइट थी वह 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने की उसको परमिशन मिल जाती है और वह 14,000 फीट पर फ्लाई करने लगती है। वहीं जो कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट थी वह 15,000 फीट की ऊंचाई पर आ जाती है। दोनों के बीच में 1,000 फीट का गैप मेंटेन करा गया था। बस इसी के कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। लोगों को कहना है कि आसमान में ऐसी आवाज़ें आई जिससे कि समझो धरती बिजली फट चुकी हो और धरती पर आ गिरी हो। कुछ समय बाद आसमान से लोहे के टुकड़े ज़मीन पर आकर नीचे गिरने लगे और लोगों की लाशें आसमान से नीचे आ चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर जो हुआ था वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। अब जो ATC में बैठे ऑफिसर्स थे, उन्हें ये फ्लाइट दिखी तो कि दोनों आ रही है आसपास, लेकिन दोनों के बीच में 1,000 फीट का गैप था। दोनों ओवरलैप हुई और इसके बाद में दोनों फ्लाइट जो है गुम हो चुकी थी। ATC जो थे वह भी कंफ्यूज थे कि दोनों फ्लाइट के साथ आखिर क्या हुआ। कुछ समय बाद एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि दोनों फ्लाइट्स जो है आपस में क्रैश हो चुकी थी। तो दोस्तों, इसमें गलती आखिर किसकी थी? कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट या फिर सऊदी अरेबियन वाली फ़्लाइट्स की, या फिर जो हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं जो कि एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं उनकी? दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे रूल्स होते हैं ट्रैफिक रूल्स वगैरह, उसी प्रकार से जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं इनके भी कुछ एयर ट्रैफिक रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करवाते हैं ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो इस वीडियो में हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानकारी के बारे में ही बात करेंगे कि वह किस प्रकार से काम करता है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, कैसा उनका किस प्रकार से वो प्लेन वगैरह को मैनेज कर पाते हैं। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बारे में। दोस्तों, एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से लंबे लंबे इमारत जो है बने होते हैं और उनके ऊपर एक गोल गोल घूमता हुआ एक यंत्र लगा होता है। तो जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बैठे होते हैं। ये बिल्डिंग जो है बहुत लंबी होती है और इसके अंदर जाने आने के लिए लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें चारों तरफ जो है शीशों का उपयोग किया जाता है ताकि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वे अपनी आंखों से भी देख सके कि कौन सा एयरपोर्ट या फिर कौन सा रनवे पर जो गेटवे है वह खाली है या फिर नहीं है। जो खाली होता है वहाँ पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वहाँ पर फ़्लाइट लैंड करवाने की परमिशन देता है। दोस्तों, ये काम कैसे करता है? तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है उनके सामने एक स्क्रीन लगी होती है जिस पर सारे के सारे प्लेन्स वगैरह की जानकारियाँ उसमें दिख रही होती है कि कौन सा प्लेन उनकी रेंज में उड़ रहा है और कौन सा प्लेन नहीं उड़ रहा है। अब यह कैसे पता चलता है? दोस्तों, यह पता चलता है रडार सिस्टम के ज़रिए, जो कि उस बिल्डिंग्स के ऊपर लगा होता है जो गोल गोल घूम रहा होता है। हम कुछ ही समय में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो बिल्डिंग्स में बैठे होते हैं और चारों तरफ जो है शीशे लगे होते हैं जिससे कि वे अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कौन सा रनवे खाली है कौन सा नहीं। वहाँ पर जो है वो अपनी फ़्लाइट्स वगैरह को लैंड कराते हैं और उनकी ही जिम्मेदारी होती है कि एक फ़्लाइट को सेफ़ जोन में ले जाकर उसको लैंड करवाया जाए या फिर टेक ऑफ करवाया जाए। ATC की बिल्डिंग्स होती है उसमें जो ट्रांसपेरेंट होने के कारण जो ATC जो है आर पार देख सकता है और वह आसमान से आने वाली फ़्लाइट्स को भी आसानी से देख सकता है। लेकिन वह दूर से फ़्लाइट को कैसे पहचाने कि कौन सी फ़्लाइट है, कहाँ से आई है और कहाँ को जाना है और कहाँ पर लैंड करवाना है? तो इस फ़्लाइट को पता उसको नहीं चलेगा केवल देखने से। तो इस जगह पर काम आता है अपना रडार सिस्टम, जिसके ज़रिए जो है प्लेन की जानकारी वगैरह सारी के सारी वो ATC के सामने वाली स्क्रीन पर शो हो जाती है। दोस्तों, रडार सिस्टम की अगर बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी रडार और एक होता है सेकेंडरी रडार। प्राइमरी रडार जो है जिसमें हमको केवल प्लेन की दूरी यानी डिस्टेंस का ही पता पड़ जा सकता है कि हमारा प्लेन कितनी दूर है, और वहीं पर और सेकेंडरी होता है अपना सेकेंडरी रडार, जिससे कि प्लेन की पूरी सारी जन्म कुंडली खुलकर सामने आ जाती है। प्राइमरी रडार कुछ इस प्रकार से काम करते हैं, वे अपनी कुछ वेव्स निकालते हैं
और वह आसमान में रिलीज़ करते हैं। वेव्स जाती है और प्लेन से टकरा के वापस आ जाती है, जिससे कि जो टाइमिंग का गैप होता है उसके ज़रिए उसका डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। वहीं सेकेंडरी रडार्स की अगर बात की जाए तो ये अपनी वेव्स को रिलीज़ करते हैं और प्लेन के अंदर एक ट्रांसपोंडर नाम का डिवाइस होता है, उससे वेव्स टकराती हैं और टकरा के वापस आती हैं। उस ट्रांसपोंडर के ज़रिए सारी की सारी जानकारी एटीसी के सामने आ जाती है, जैसे कि प्लेन की हाइट क्या है, प्लेन की स्पीड क्या है, प्लेन का नाम क्या है और प्लेन कहाँ से आया है, कहाँ को जाना है, सारी की सारी जानकारी एटीसी के सामने होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रांसपोंडर के बारे में। ट्रांसपोंडर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सारी की सारी प्लेन की जानकारी वगैरह फीड की जाती है, जैसे कि उसकी स्पीड क्या है, प्लेन की हाइट, प्लेन का जो सीक्रेट कोड होता है जिससे उसकी पहचान होती है वो, और जो भी अन्य जानकारी होती है वह सारी की सारी जानकारी ट्रांसपोंडर में फीड की जाती है। ट्रांसपोंडर जो है प्लेन के कॉकपिट में लगा होता है, जहाँ पर बहुत सारे बटन्स एंड पोर्ट्स होते हैं। वहीं पर एक छोटा सा डिवाइस, काफ़ी ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है, वो लगा होता है जिसको हम ट्रांसपोंडर के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोंडर का एक यूज़ सबसे बड़ा यह है कि इसमें एक यूनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जो कि कुछ निश्चित डिजिट का होता है। अब यहाँ पर ट्रांसपोंडर की अगर बात आई गई तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ इमरजेंसी कोड्स के बारे में। इमरजेंसी कोड्स जैसे कि प्लेन्स वगैरह आपने देखा होगा टीवी शोज़ में, कोई सा प्लेन हाईजैक हो जाता है, किसी का इंजन फेल हो जाता है या फिर किसी में कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेन्स वगैरह होते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्लेन है और वह हाईजैक हो चुका है। अब जो टेररिस्ट है वो पायलट के आकर उसने यहाँ पर बंदूक रख दी है, तो वो जो पायलट है वो डायरेक्ट एटीसी से बात नहीं कर पाएगा। माइक्रोफोन या फिर वोकी टोकी जो उनके पास होता है उसके ज़रिए माइक्रो वेव्स के जो वॉइस मैसेज है उस प्रकार से नहीं भेज पाएगा वो। तो यहाँ पर काम आता है ट्रांसपोंडर। यहाँ पर जब भी प्लेन हाईजैक हो जाता है तो जैसे कुछ इमरजेंसी हो गई, इसका कुछ पर्टिकुलर कोड होता है। इंजन फेल हो गया इसका अलग कोड होता है, हाईजैक हो गया इसका अलग कोड होता है। तो प्लेन हाईजैक हुआ है तो वह जो है ट्रांसपोंडर में हाईजैक वाला कोड फीड करेगा। अब कैसे करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बटन्स एंड पोर्ट्स होते हैं, तो वो उस प्रकार से टेररिस्ट को कंफ्यूज कर देगा और वो वाला कोड जल्दी से फीड कर देगा। अब वो कोड फीड करने से फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा रडार सिस्टम है वो अपनी जानकारी वापस भेजेगा माइक्रोवेव्स उसके प्लेन के पास और वहाँ से वापस आएगी तो जो एटीसी बैठा हुआ उसके सामने जो स्क्रीन होगी उसमें सारी की सारी चीज़ें शो हो जाएंगी कि इस प्लेन्स में जो है सीक्रेट कोड डाला हुआ है, वो भी कौन सा वाला, हाईजैक वाला। तो इस प्रकार से एटीसी को पता पड़ जाएगा और बस पायलट का काम हो गया। पायलट को ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर एटीसी जो है अपने सुरक्षा वालों को इन्फॉर्म करेगा और यहाँ से सुरक्षा के लिए दूसरे प्लेन्स वगैरह को यहाँ से जाएंगे और वहाँ पर उन लोगों को आराम से आसानी से बचाया जा सकेगा, सुरक्षा पहुँचाई जा सकेगी बिना टेररिस्ट को पता पड़ेगी। तो इस प्रकार से कुछ सीक्रेट कोड्स का यूज़ किया जाता है, वो भी ट्रांसपोंडर के ज़रिए। तो ट्रांसपोंडर जो हमारी सेकेंडरी रडार में काम आता है, बहुत ही काम की चीज़ है। दोस्तों एटीसी जो होता है तो सामने एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन्स जो है उस पर काफ़ी सारे प्लेन्स वगैरह की जानकारी वगैरह आती रहती है कि कौन सा प्लेन अपनी रेंज में है, कौन सा नहीं है, कौन सा प्लेन अपने आसपास उड़ रहा है, कौन सा प्लेन नहीं उड़ रहा है। यहाँ पर फ़ायदा ये मिलता है कि जो एटीसी जब दो प्लेन्स आसपास आने वाले होते हैं तो एटीसी एक प्लेन को निर्देश देता है कि वह नीचे चला जाए और दूसरे को निर्देश देता है कि वह ऊपर चला जाए, और दोनों ही प्लेन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं और दोनों के दोनों में जो है एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की, यानी कि जब मैंने शुरू में आपको केस बताया था जिसमें दोनों प्लेन्स जो है क्रैश हो चुके थे, उसका फाइनल कंक्लूजन की। तो यहाँ पर आखिर गलती किसकी थी या फिर किसके कारण वह दोनों एयर में ही क्रैश हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्लेन क्रैश होने के बाद में उसका ब्लैक बॉक्स को ढूंढा गया और ब्लैक बॉक्स का पता चलने के बाद में पता पड़ा कि जो हमारी कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट थी उसमें जो दोनों पायलट थे वो आपस में बातें कर रहे थे। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे कुछ ट्रैफिक रूल्स या फिर कुछ ट्रैफिक नियम्स होते हैं या फिर हमारे कुछ रास्ते डिसाइडेड होते हैं पहले से ही, हमारे हाईवेज़ बने हुए, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते, कुछ निश्चित हमारे हाईवेज़ वगैरह बने हुए उसी पर चल सकते हैं। सेम उसी प्रकार से एरोप्लेन्स वगैरह के भी कुछ निश्चित पाथ्स होते हैं, कुछ निश्चित रास्ते होते हैं जिनके ऊपर उनको चलना होता है। तो सऊदी अरेबियन वाली फ़्लाइट जो है वो तो सही जा रही थी, उसकी फ़ीट जो है उसकी ऊंचाई 14,000 फीट पर ही थी, लेकिन जो हमारी कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट थी वो 15,000 फीट पर ना होकर 14,000 फीट पर आ गई थी। यानी कि इसमें गलती किसकी थी, गलती थी कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट की, जहाँ की जो दोनों पायलट थे वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और जो एटीसी जो है उनको जो निर्देश दे रहा था वो उन्होंने ढंग से नहीं सुना। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उन दोनों से और उन्हें लगा कि किसी और से कहा गया है कि आप 15,000 फीट पर फ्लाई करें। इसी प्रकार से जो है कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट 14,000 पर आ जाती है और जो हमारी सऊदी अरेबियन वाली फ़्लाइट थी उसको पहले से ही निर्देश दिया गया था कि 14,000 फीट पर ही रहे बस। तो दोनों सेम
हाइट पर होने के कारण दोनों में क्रैश हो गया था। और यहाँ पर गलती अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबियन वाली फ़्लाइट की तो नहीं थी, कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट की गलती थी। तो दोस्तों इसी प्रकार की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।